अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 हमारा वर्क, पावर एंड एनर्जी के बारे में है। वर्क देखेंगे, एनर्जी को स्टडी करते हैं और फिर हम रेट ऑफ डूइंग वर्क को देखेंगे कि वो जो वर्क है वो किस रेट से, किस शरह से हो रहा है। पावर को स्टडी करेंगे, एनर्जीज़ के हम आपस में इंटर कन्वर्शन को स्टडी करेंगे। और हम देखते हैं कि आजकल जो हमारे पास एनर्जी क्राइसिस आ रहे हैं इस दुनिया में, तो फिर हम देखते हैं कि हम नए नए एनर्जी के कौन कौन से मेथड्स, किस तरीके से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहला टॉपिक है हमारा वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अगर मैं वर्क को डिफाइन करूं, वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये डॉट प्रोडक्ट है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी विच इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम कहते हैं हमारे पास कोई एक ये बच्चे इस खिलौने से खेल रहे हैं, कोई ये हमारे पास एक छोटा सा कार्ट है, कोई छोटा सा खिलौना है। अब वो जो खिलौना है वो डिस्प्लेसमेंट इधर कवर कर रहा है, वो इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। हम जो इस पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स हम इस डायरेक्शन पे लगा रहे हैं, ये हम फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपस में एंगल कितना है? थीटा। वो जो गाड़ी है, वो जो कार्ट है, वो इस डायरेक्शन में यूँ डिस्प्लेसमेंट कवर कर। जैसे हम ए डॉट बी को लिखते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे वर्क क्या आ जाएगा? एफ डी कॉस थीटा। मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाई एफ कॉस थीटा। अगर मैं एफ को रिजॉल्व करूँ तो एंगल के सामने क्या आ जाएगा? ये हमारे पास एफ का साइन कंपोनेंट, ये क्या आ जाएगा? एफ का कॉस कंपोनेंट, ये उसकी डायरेक्शन है। जो एफ का कॉस कंपोनेंट है वो किधर है? वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। और अगर हम वर्क के फार्मूले में देखें तो वर्क के फार्मूले में क्या आ रहा है हमारे पास एफ कॉस थीटा आ रहा है। एफ कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस एफ साइन थीटा की वजह से मैं लिख देता हूँ कि वर्क इज 0 बाई एफ साइन थीटा, वर्क इज 0 बाई सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क इज 0 बाई मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि ये जो फोर्सेज हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगती हैं। फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के यूँ परपेंडिकुलर हो, वो बॉडी को डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करवाता, वो बॉडी को एक्सेलरेट नहीं करता, बॉडी की वेलोसिटी नहीं बढ़ाता, बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं बढ़ाता, वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर लगता है। सो हम कहते हैं कि हमारे पास वर्क डन बाय दिस कंपोनेंट इज ऑलवेज 0। वर्क के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क। तो इसलिए वर्क का हमारे पास कौन सा फार्मूला आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा इज़ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसको ग्राफिकली मालूम करूं, अगर हम वर्क को देखें कि वर्क ग्राफिकली हमारे पास किसके इक्वल आएगा, हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपस में ग्राफ प्लॉट करते हैं। हम इस साइड पे ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को और हम इस साइड पे ले लेते हैं हम फोर्स को ले लेते हैं। इस साइड पे हम ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को। अगर हमारे पास कांस्टेंट फोर्स है, पहला हमारे पास टॉपिक यही है, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। अगर फोर्स कांस्टेंट है, इट मीन्स दैट ग्राफ हमारे पास इसका ये बनेगा
ये इसका ग्राफ आ जाएगा। बॉडी के इस साइड पे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करता जा रहा है, लेकिन जो फोर्स है, फोर्स हमारे पास क्या है, वो यूं करके कांस्टेंट है। देखें डिस्प्लेसमेंट के इंक्रीज करने से न फोर्स ऊपर जा रही है, न फोर्स की लाइन नीचे आ रही है। फोर्स की लाइन क्या है हमारे पास, यूं करके वो कांस्टेंट है। अगर मैं इसका एरिया अंडर द ग्राफ देखूं, मैं यहाँ से जहाँ पे ग्राफ एंड होता है वहाँ से परपेंडिकुलर हॉरिजेंटल पे फेंकते हैं, जो इसके नीचे एरिया आता है दैट इज़ कॉल्ड एरिया अंडर द ग्राफ। बॉडी यहाँ से मूव करता है, ज़ीरो से मूव करके यहाँ तक वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, ये डी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन है कितनी, यहाँ पे ज़ीरो थी, ये फोर्स यहाँ पे बढ़ के ये फोर्स कितनी है, एफ। यहाँ से लेकर यहाँ तक एफ फोर्स है, वो जितनी भी है वो मोशन के दौरान वो यूं करके कांस्टेंट रहती है। अगर मैं इसका एरिया अंडर द ग्राफ देखूं, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया होता है हमारे पास उसका एक्स वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाई वाई वेरिएबल। एक्स वेरिएबल है डी, उसकी वाई साइड है एफ। रेक्टेंगल का एरिया है, किसके बराबर होगा, उसकी लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ डी। अगर यहाँ पे थीटा ज़ीरो आ जाए, थीटा ज़ीरो मीन्स के काज ऑफ ज़ीरो वन आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। तो ये भी वही एफ इंटू डी आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड वर्क। हम लिख देते हैं, यानी ये एक मशहूर एमसीक्यू है, या हम इसको ग्राफिकली हम वर्क को मालूम करने के लिए हम यही करते हैं, हम ग्राफ प्लाट करते हैं, जो एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा हम उसकी मदद से हम वर्क कैलकुलेट करते हैं। आप एग्जांपल 4.1 को एज अ असाइनमेंट लें और इस एग्जांपल में देखना आपके पास यूं करके डायग्राम है। पहले फोर्स कांस्टेंट है, फिर ब्रेक्स लगाते हैं, फोर्स ज़ीरो हो जाता है। वो कहते हैं वर्क मालूम करें। आप इसके दो पार्ट्स बना दें, इसका एरिया मालूम करें और इसका एरिया मालूम करें, एक रेक्टेंगल का और दूसरा ट्राइंगल का। इन दोनों का जो एरिया होगा, एरिया अंडर द ग्राफ होगा, दैट इज़ इक्वल टू वर्क डन। तो हम इस तरीके से उसमें से वर्क मालूम करते हैं इन एग्जाम्पल 4.1। अब इसमें हम कह देते हैं कि hence area under the force displacement graph is equal to एरिया किसके इक्वल है, वो वर्क डन के इक्वल है। अगर मैं ग्राफ की स्लोप को देखूं, स्लोप ऑफ एफ डी ग्राफ, डेल्टा एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा डी, दैट हैज़ द डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। जो इसकी डायमेंशन होगी, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट में क्या लिखा करते हैं, एफ इज इक्वल टू के एक्स, के इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एक्स। ये भी वही है कि फोर्स डिवाइडेड बाई डी, इधर भी फोर्स डिवाइडेड बाई एक्स है, डिस्टेंस। तो जो इसकी स्लोप हम लेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन जो होगी, स्लोप क्या होती है, वाई वेरिएबल डिवाइडेड बाई हॉरिजेंटल वेरिएबल। तो फोर्स डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट करेंगे, वो स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन देगा। अगर मैं इसके एमसीक्यूज में देखूं, वर्क मैक्सिमम कब होगा, वर्क मिनिमम कब होगा, हम इन चीज़ों को अगर हम देखें, इस फार्मूले में हम थीटा ज़ीरो पुट कर देते हैं। अगर मैं थीटा ज़ीरो पुट कर दूं, यानी फोर्स भी इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, देन वर्क मैक्सिमम होगा, काज ज़ीरो वन आ जाएगा, मैक्सिमम वर्क हमारे पास इतना होगा। थीटा ज़ीरो पुट करेंगे, काज ज़ीरो वन, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। अगर मैं थीटा 90 पुट करूं, डिस्प्लेसमेंट इधर है, हम फोर्स उसके परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, देन काज ऑफ 90 क्या आ जाएगा, ज़ीरो। काज 90 ज़ीरो, तो वर्क किसके इक्वल आएगा, वर्क भी ज़ीरो। यहाँ पे थीटा की जगह
90 cos 90 0, तो वर्क इज इक्वल टू 0। अगर मैं तीसरा केस देखूं, हम थीटा 180 पुट करते हैं। अगर गाड़ी ये कोई पहिया है, ये व्हील है, ये व्हील इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, जिसको मैंने स्मॉल एफ से शो किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है। और ये अक्सर एमसीक्यू पूछ लेते हैं, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, मैक्सिमम या मिनिमम। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वर्क मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वो डिपेंड करेगा। फोर्स थोड़ी है तो वर्क कम होगा, अगर फोर्स ज़्यादा है तो वर्क ज़्यादा होगा, लेकिन होगा हमेशा नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन नेगेटिव की होगी, क्योंकि फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। यहाँ पे हम थीटा की जगह 180 पुट करें, काज 180 माइनस 1 आ जाएगा, तो फिर वर्क क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव साइन के साथ। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैं इसको स्मॉल एफ लिख देता हूँ। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। वर्क के यूनिट क्या आ जाएंगे, इसका जो ऐसे यूनिट है, इसका ऐसे यूनिट जॉल है। वर्क 1 जॉल होगा अगर 1 न्यूटन फोर्स लगती है, 1 मीटर डिस्टेंस वो बॉडी कवर करता है। और थीटा की जगह हमने क्या लगाया है, थीटा इज इक्वल टू 0 इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, तो 1 जॉल की स्टेटमेंट क्या होगी, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग अपॉन द बॉडी एंड बॉडी कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन मीन्स के थीटा को 0 कर दें। जब थीटा 0 करेंगे, कहाँ 0 क्या आ जाएगा, वो 1। बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में अगर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करे, इट मीन्स कि वर्क डन बाय द फोर्स इज 1 जॉल। तो cos 0 1 आ जाएगा। हम 1 जॉल की जगह क्या लगा देते हैं, हम न्यूटन मीटर, या न्यूटन की जगह उसकी वैल्यू बेस यूनिट्स में पुट करें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय मीटर करें, तो रिजल्ट ये आ जाए। या इसमें अगर मैं डायमेंशन को लिखूं, W वर्क की डायमेंशन क्या आएगी, फोर्स की डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन, cos थीटा की डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन है हमारे पास MLT-2, डिस्प्लेसमेंट लेंथ, cos थीटा की डायमेंशन क्या है हमारे पास 1। तो वर्क की डायमेंशन क्या आ जाएगी, वर्क इज इक्वल टू MLT-2। तो यहाँ से हमने ये चीज़ें देख ली। अगर वर्क हमारे पास, अगर जो थीटा है, अगर हमारे पास थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, थीटा हमारे पास ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 होगा, तो वर्क क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की कीमत पॉजिटिव है। अगर हमारे पास थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, लेस देन और इक्वल टू 180 होगा, देन हमारे पास वर्क किसके बराबर आएगा, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos की कीमत क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। अगर मैं CGS सिस्टम में देखूं, यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग, वर्क का यूनिट अर्ग है, और वर्क हमारे पास 1 अर्ग कब होगा, यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं, वर्क 1 अर्ग होगा अगर फोर्स 1 डाइन हो, वो डिस्टेंस कवर करे 1 सेंटीमीटर का, और थीटा की जगह क्या आ जाए, cos ऑफ 0। यूँ हम 1 अर्ग को डिफाइन कर सकते हैं। अगर एक बॉडी के ऊपर 1 डाइन की फोर्स लगे और उसकी वजह से वो बॉडी 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क डन इज इक्वल टू 1 अर्ग। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शो दैट के 1 जॉल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसे हम स्टडी कर लेते हैं कि शो दैट
1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 डाइन्स। 1 जॉल किसके इक्वल है? 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन की जगह आ जाएगा 10 रेज टू पावर 5 डाइन्स। 1 मीटर की जगह आ जाएगा 10 रेज टू पावर 2 सेंटीमीटर्स, मीन्स 100 सेंटीमीटर। तो 1 जॉल किसके इक्वल आ गया? 2 और 5 मिल के 7, साथ में यूनिट्स क्या हैं? डाइन्स सेंटीमीटर। 1 डाइन मल्टीप्लाइड बाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अर्ग। तो हम ये लिख सकते हैं कि 1 जॉल दैट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 7 अर्ग्स। तो ये हमारे पास हम उस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आप जितने भी यूनिट्स को देखेंगे, जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के यूनिट्स हैं वो साइज़ में बड़े यूनिट्स हैं। 10 रेज टू पावर 5 डाइन्स मिलते हैं तो 1 न्यूटन बनता है। 10 रेज टू पावर 7 अर्ग्स मिलते हैं तो फिर जाके वो 1 जॉल बनता है। 1000 ग्राम मिलते हैं तो आपस में वो 1 किलोग्राम बनता है। 100 सेंटीमीटर आपस में मिलते हैं तो फिर जाके 1 मीटर बनता है। तो जनरली हम कहते हैं जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के यूनिट्स हैं वो साइज़ में बड़े यूनिट्स हैं एज़ कंपेयर टू यूनिट्स ऑफ CGS सिस्टम। तो ये आज का हमने टॉपिक स्टडी किया है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो इसमें हमने उसको डिफ़ाइन किया, हमने ग्राफिकली उसको डिस्कस किया है और इसमें ढेर सारे MCQs हैं। ये वर्क मैक्सिमम कब होगा, वर्क ज़ीरो कब होगा, वर्क नेगेटिव कब होगा, वर्क पॉजिटिव कब होगा, वर्क का यूनिट क्या है, वर्क के यूनिट्स को बेस यूनिट्स की शक्ल में कैसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, वर्क की डायमेंशन क्या है। तो वर्क की डायमेंशन क्या आ जाएगी? L की पावर 1 इंटू L की पावर 1 इज इक्वल टू L की पावर 2 आ जाएगी, M L स्क्वायर T रेज टू पावर -2। ये उसमें करेक्शन कर लेना, ये गलती हुई है पढ़ाते हुए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में वर्क नेगेटिव होगा, और CGS सिस्टम को भी हमने डिस्कस कर दिया। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन पुट करें, इंशाल्लाह प्रॉपरली आपको उसका आंसर देंगे। थैंक यू सो मच।